ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो एक सैन्य राज्य कहा जाता है। औसतन लगभग हर परिवार से सैनिक मिल जाते हैं, जो बच्चे हैं वो सेना में जाते हैं। अग्निपथ योजना लेकर आई है सरकार। उसका कहना है कि अच्छे सैनिक मिलेंगे, इसके साथ ही साथ रोजगार के नए माध्यम बन जाएंगे, स्किल्ड युवा हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस सीधा विरोध कर रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक विरोध है, लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर कहाँ पर आप दिक्कतें देख रहे हैं अग्निपथ में? देखिए, अग्निपथ योजना को बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए लाया जा रहा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, पहला परमवीर चक्र उत्तराखंड में मिला। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है। शायद ही कोई घर गांव ऐसा होगा जिसमें एक कर्नल साहब रिटायर्ड, एक सूबेदार साहब, एक मेजर साहब, एक आध लांस रैंक नायक न मिलते हों। हमारे गांव की इकोनॉमी का 50% से ज़्यादा हिस्सा फौज की तनख्वाह और फौज की पेंशन से आता है सर। ये तो एक मार है। दूसरा, जब हमारे गांव में ट्रेडिशनली भी देखने में आता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में पहली बात ये आती है कि मुझे अपने पिता की जैसी वर्दी पहननी है, उन्हीं के जैसे छाती में मेडल, उन्हीं के जैसे स्टार्स मेरे कंधे में होंगे। ये सपना लेके बच्चा। और आप हाई स्कूल के बाद आप देखेंगे बच्चे सड़कों में दौड़ते हुए मेहनत करते हुए दिखाई देते कि फ़ौज में भर्ती होना है। उनका सपना टूटा है। और आज बीजेपी का IT सेल और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि साहब इतने लोगों ने आवेदन कर दिया, ये बहुत अच्छी योजना है। ऑप्शन क्या है? बच्चे के पास ऑप्शन क्या है? जब आप नौकरी नहीं देंगे, आप यहाँ देहरादून में ज़रा घंटा घर पे खड़े हो जाइए, रिस्पना पुल पे खड़े हो जाइए, सैकड़ों मजदूर खड़े रहते हैं। सुबह की एक दिन की रोटी मिल जाए, काम मिल जाए, कोई हमको उठा के ले जाए, काम दे दो और रात की रोटी खा ले। जिस देश में अभी शाम की रोटी और सुबह का भरोसा नहीं है भोजन का, उस देश में इतनी बेरोजगारी आपने बढ़ा दी है कि बच्चे को 4 साल 2 साल जो मिलेगा जाएगा। लेकिन सोचना यह है कि 4 साल बाद वो करेगा क्या? देश का चौकीदार 72 साल का और देश का युवा 21 साल में रिटायर हो जा रहा है। इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या होगा? राष्ट्र की सीमाएं खतरे में हैं। चाइना ने 74 किलोमीटर आपके भूमि में कब्जा कर रखा है। आपकी भूमि में आप ही प्रेस और मीडिया के साथ ही दिखाते हैं पुल बन गए 2-2 पिछले 2 महीने में। हमारी ज़मीन में गांव बसा दिया चाइना ने। आप कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और हद तब हो गई जब 3 दिन पहले ये पता चला कई हेक्टेयर ज़मीन में नेपाल जैसे देश ने कब्जा कर लिया। SSB कार्रवाई करना चाहती है, मोदी जी ने उसको रुकवा दिया, कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। कई उदाहरण है हमारे पास। हमारे रशिया में देख लीजिए, आज यूक्रेन से झगड़ा हो रहा है। 10 दिन की लड़ाई, 15 दिन की लड़ाई, 20 दिन की बता रहे थे। महीनों गुजर गए, अनट्रेन्ड सैनिक हैं, कब्जा नहीं हो पा रहा, यूक्रेन को काबू में नहीं लिया जा पा रहा है उसके द्वारा। और जब चीन हमारी भूमि में कब्जा कर रहा है, नेपाल जैसा देश हमारी भूमि में कब्जा कर रहा है, उस समय आप सैनिकों के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। जनरल बख्शी का जिक्र करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में। हर डिबेट में ऐसा लगता था वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो आके बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं। आज तो उन्होंने भी कह दिया कि आपने इकोनॉमी को डुबा दिया और इकोनॉमी को संवारने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। फौज के संग इसके लिए साहब एक्सपेरिमेंट ना करें। ये जनरल बख्शी का स्टेटमेंट है। कई रिटायर्ड मैं यहाँ लाया था, मैं अगर आप कहें तो मैं एक एक करके पढ़ के सुना दूँ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल, रिटायर्ड सूबेदार, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कई लोग अधिकारी जो फौज से रिटायर हो गए, जिन पर अब सरकार का दबाव नहीं है, वो इस योजना के विरोध में बात कर रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता बन्ना सिंह कह रहे हैं कि ये गलत है, भारत की सेना के संग गलत हो रहा। कई अधिकारी जिनसे मैं संपर्क में, वो कह रहे हैं भाई साहब ये हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है 1 साल बाद रिटायर होना है। जब एक फौजी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना कि एक फौजी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फौजी बनने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको पूरा फौजी बनाने की बात करें, कैसे हो जाएगा? संभव है? जिसको ये पता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा, वो राष्ट्र के लिए, जिसको ये पता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जान देगा। आप सोचिए ना उसकी मनोस्थिति क्या होगी। राष्ट्र के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान देता था अपने जीवन का, वो व्यक्ति को पता होता था कि मेरी मृत्यु होगी, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। उसको पता होता था कि बची भी जितनी उसकी लाइफ है, उसकी जो सर्विस है, उसकी पूरा पेमेंट जो है उसकी फैमिली को होगा। उसको पता होता था कि मेरी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी, उसको मेडिकल सुविधाएं पूरी जिंदगी भर मिलेंगी, उसको कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए वो निश्चिंत होकर अपनी जानों की आहुति देश के लिए, भारत माता के लिए देता था। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रतिबद्धता में थोड़ी सी दिक्कत? निश्चित ही राष्ट्र खतरे में। और इसमें मैं
नाम लेना चाहूँगा अरविंद मायाराम जी का, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, रिटायर्ड हैं। उन्होंने जिक्र किया है पंजाब का। उन्होंने कहा कि 35 साल का जब नौजवान रिटायर हो जाता है, जो जिसका प्रमोशन नहीं होता, उन लोगों का नशेड़ी बना के उनको नशे में डालकर पंजाब में गलत इस्तेमाल किया गया, उनको आतंकवाद के रास्ते में लाया गया। जब 21 साल का नौजवान जो बंदूक चलाना जानता है, दुनिया भर के वेपन्स चलाना जानता है, ट्रेंड है, जब उसको लगेगा उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उसको हम नौकरियां नहीं दे पाएंगे, उसको हम उसका भविष्य नहीं दिखा पाएंगे, अगर वो गलत हाथों में खेलेगा, उस दिन क्या हम उसको काबू कर पाएंगे? हमारी आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। इस ओर को उन्होंने मेश्राम जी ने अपनी बात में कहा। जब रोजगार की बात हो रही तो उत्तराखंड में पलायन कैसे रोके, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या सुझाव है? क्योंकि पलायन सब ने रोकने की कोशिश की, आपकी सरकारें, आपने भी रोकने की कोशिश की, बीजेपी भी दावा करती है कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे रोकेगा? इस मंच में मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। नेता केवल भाषणों में पलायन रोकने की बात करते हैं। कौन सा ऐसा ठोस कदम उठाया गया जिससे पलायन रुके? ये नाराजगी वर्तमान और मैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैं करण मेहरा उत्तराखंड के व्यक्ति की हैसियत से इस बात को कहना चाहता हूँ। मैं खुद को भी इसमें दोषी पाता हूँ। कौन सा कदम उठाया पलायन रोकने के लिए? हम देहरादून बैठ के, हम दिल्ली बैठ के, हम बड़े शहरों में बैठ के पलायन रोकने की बात करते हैं। हमने खुद अपने घर धारचूला से आके देहरादून बना लिया है, दिल्ली बना लिया, हल्द्वानी बना लिया है। और मैं गांव के आदमी से, जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, मैं उससे कहता हूँ तू गांव में रह, पलायन मत कर। मैं खुद पलायन कर रहा हूँ। हमको कहने का क्या अधिकार है? खाली भाषणों में ये कहना कि पलायन नहीं होना चाहिए, पलायन को रोकना है, उससे पलायन नहीं रुकेगा। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक पहुंचनी चाहिए, अच्छी सड़कें गांव तक पहुंचनी चाहिए, उनके बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारियों को हम कहते नहीं रहते, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का हमने सिस्टम डेवलप नहीं किया है। तो हमारे को पहले बेसिक जो नीड्स हैं उनको गाँव तक पहुँचाना होगा, गाँव को डेवलप करना होगा, उनका विकास करना होगा, तभी हम पलायन को रोक सकते हैं। अन्यथा कोई ताकत नहीं है। नेताओं को पहले पलायन छोड़ना पड़ेगा, अधिकारियों को पलायन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके गांव में पलायन रुकेगा। अगर नेता को या किसी अधिकारी को या पैसे वाले को या अधिकारी को उसका बच्चा किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में शहर में आके पढ़े, उसके परिवार शहरी सुविधा का लाभ ले सके, तो गांव वाले को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आप गांव को अगर उतना फैसिलिटेट करेंगे, उनको वो सुविधाएं देंगे, तो गांव में पलायन रुकेगा, गांव के लोग गांव में रुकेंगे। यहाँ बैठ के मंचों में बैठ के अगर हम कहें पलायन रुक जाएगा, तो पलायन रुकने वाला नहीं है। तो क्या यही वजह थी कि कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि इस बार जो सत्र हुआ वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में कर दिया? कम से कम एक सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। 100 दिन के फेलियर में मैं इसको भी गिनता हूँ सर। एक कांग्रेस थी जिसने, जब वहाँ सुविधाएं नहीं थी, भवन नहीं था, टेंट में वहाँ अपना पहला अधिवेशन किया हरीश रावत जी की तरफ। और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और आज वहाँ तमाम किस्म की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधा है, वहाँ सुंदर सा आपका भवन बना है जिसमें विधानसभा चलती है। तो वहाँ सत्र से बचा गया इस बहाने से कि इस बार चारधाम यात्रा चली। चारधाम यात्रा तो हर वर्ष चलेगी, ये एक साल का तो काम है नहीं। तो उस बहाने से आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और मैं अभी हाल में कुछ दिन पहले गैरसैंण से गुजरा था, जोशीमठ गया, उसके बाद गैरसैंण से गुजरा, तो वहाँ दुकानदार जो छोटे मोटे कारोबार करते ढाबे हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि साहब अब चाय और समोसा बेच के काम चल रहा है। हम सोचते थे कि सत्र चलेगा तो हमारे 2-4 महीने की जो है इनकम हो जाती थी, वो अब नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। हम चाहते थे कि राज्य का गठन जिन वजहों से हुआ, उत्तराखंड आंदोलनकारी, उसमें महिलाएं भी थी, पत्रकार भी थे, उसमें नेतृत्व भी था, सब लोग ने इसलिए मांग की कि लखनऊ के लोग लखनऊ में बैठ के नीतियाँ बनती, वो हमारी टोपोग्राफी से वाकिफ़ नहीं है, उनको हमारी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ हमारे जो कल्चरल वो हैं उसके बारे में उनको पता नहीं है, हमारी नीड्स के बारे में पता नहीं, इसलिए राज्य गठन की मांग उठी। लेकिन वो सब चीज़ें तो कौन हो गया? आज जैसे लखनऊ से चला था वैसे देहरादून से चल रहा है। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि नीतियाँ तब बनती हैं जब सदन में, सत्र में चर्चाएं होती हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या आप ये मानते हैं कि ये भी चिंता का विषय है कि एक दौर था जब 60-60 दिन विधानसभा या संसद बैठती थी, और आज का दौर है किसी भी पार्टी की सरकार हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन सत्र चलता है, उसमें भी 2 दिन हंगामे गुजर जाते हैं और श्रद्धांजलि तक ही मामला सीमित हो जाता है, सारे विधेयक ऐसे पास हो जाते हैं। आपको लगता है कि सत्र कहीं भी हो लेकिन उसका अवधि बढ़नी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तभी सार्थक है राजनीति? निश्चित ही विधानसभा जब चलेगी तभी जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठ पाएंगे। और इस विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा कि जहां प्रथम बार जो विधायक बने उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो मंत्रीगण हैं वो असहज दिखे
और एक आध मंत्री तो लगातार ये कहते हुए पाए गए कि भाई मैं लिखित में जवाब भेज दूंगा। तो ये तैयारी की कमी या सत्र को बहुत गंभीरता से ना लेना हो। दूसरा, पिछली सरकार थी उस समय आपने देखा होगा कि एक बात बहुत ज़ोर शोर से उठती थी प्रेस में, मीडिया में और यहाँ तक कि सदन में कि सोमवार को सदन चलना चाहिए। उसके मर्म को कोई नहीं समझा। सोमवार को सदन चलने का मतलब है कि मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के बारे में चर्चा हो सके। सोमवार के दिन केवल 3 दिन सत्र चला पूरे 5 साल में, और उस 3 दिन में 2 दिन वो 2 दिन थे जिस दिन कंडोलेंस होती, जिस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। और मुझे उम्मीद थी कि इस बार जब बजट सत्र होगा इसमें सोमवार के दिन भी सत्र चलेगा और मुख्यमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनमें चर्चा हो पाएगी। वो चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सोमवार के दिन सदन फिर नहीं चला। तो इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। विपक्ष का काम प्रश्न उठाना है, विपक्ष का काम है जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार ने उठाए हुए प्रश्नों को सुझाव के रूप में लेना चाहिए, केवल विरोध के रूप में उसको नहीं लेना चाहिए। जिस दिन सरकार का एटीट्यूड चेंज होगा कि भाई विरोध हो रहा है कि इसके पीछे क्या है, एक तय कार्यक्रम हो कि भाई ये चीज़ें उठी हैं तो इसका क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी ले, तो निश्चित ही राज्य को भी लाभ होगा और राष्ट्र को भी लाभ होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।